बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के संदर्भ में जो आपके लिखित परीक्षा में संभावित प्रश्न आएंगे, उसके संदर्भ में मैं आपके लिए आज बिहार पुलिस का सीरीज लेकर के आया हूं। आगे प्रयास करूंगा कि प्रत्येक दिन आपको यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराऊं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन बिहार पुलिस के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका है, राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना जो की गई थी, वो कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये जो राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह केंद्र है, ये कहां पर है? तो याद रखना, ये जो आपका है ये है राजस्थान में। कहां पर है राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह? तो राजस्थान में है। 1958 में दोस्तों याद रखना, नासा की स्थापना हुई थी। नासा की स्थापना। और फिर से एक और प्रश्न सीख लो आप कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। 1984 में गेल की स्थापना हुई थी। गेल की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। और 2000 में BSNL अर्थात भारतीय संचार निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई, वो 2000 में हुई दोस्तों। तो आपने क्या सीखा कि नासा की स्थापना और DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। गेल की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई। और BSNL की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 2000 में हुई। और भारतीय संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखो, तारापुर विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कलपक्कम विद्युत गृह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कैगा विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में। और नरोरा नरोरा विद्युत गृह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम कहाँ है? याद रखना तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है दोस्तों? तो जो कैगा है आपका वो है कर्नाटक में। और नोरा घाटी जो आपका है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देखो एक आर्द्र भूमि है जिसका नाम है छोमोरारी। क्या नाम है? छोमोरारी। और छोमोरारी आर्द्र भूमि जो है ये रामसर साइट है। कौन साइट है? रामसर साइट में इसे उल्लेखित किया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? प्रश्न ये हमारा है कि छोमोरारी आर्द्र भूमि जो है ये कहाँ है। तो इस प्रश्नों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है। भारत का पहला रामसर साइट जो है उसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल है। और चिल्का झील जो है ये कहां पर है? तो याद रखना ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में है। अब देखो, अब छोमोरारी आर्द्र भूमि कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है छोमोरारी आर्द्र भूमि दोस्तों? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में याद रखना डल झील है। कौन सा झील है दोस्तों? तो डल झील। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखना दोस्तों, एक और झील आप महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग बोलते हैं बूलर झील। बूलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है बूलर झील। अब देखो, पंजाब में भी एक झील है जिसका नाम है हरिके झील। हरिके लेक, हरिके झील। हरिके झील कहाँ है? तो पंजाब में है। लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? तो लद्दाख में है। अब देखो दोस्तों, मेघालय में जो आपका है उसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो याद रखना मेघालय में है। और मेघालय का जो भौगोलिक नाम है वो मेघों का घर है दोस्तों, क्योंकि मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय का मासिन राम है। प्रश्न हमारा है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखना दोस्तों, याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वही प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 28 फरवरी को। विश्व वाल्मीकि दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को। अब देखो प्रश्न हमारा ये है कि तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तंबाकू मुक्ति दिवस दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू मुक्ति दिवस। अब 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू से प्रश्न बनता है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश की राजमुंदरी में है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अच्छा एक बात और याद रखना कि केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो चाय वाला जो है ये है जोरहट में। कहां पर है दोस्तों? जोरहट में। तो राजमुंदरी जो है ये तो आपको पता ही हो गया कि ये जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। जोरहट जो है ये कहां पर है? तो याद रखना असम में है। कहां पर है? असम में। अब तंबाकू जान लिए, चाय जान लिए, तो कॉफी को भी जान लेते हैं। अगर पूछे कि कॉफी संस्थान कहाँ है तो ये भी याद रख लेना कि कॉफी संस्थान जो है वो चिकमंगलूर में है दोस्तों। कहां पर है कॉफी संस्थान? तो याद रखना कॉफी संस्थान जो है वो चिकमंगलूर में। कहां पर है? चिकमंगलूर में। और चिकमंगलूर जो है ये कर्नाटक में। कहां पर दोस्तों चिकमंगलूर है? तो कर्नाटक। चिकमंगलूर कहाँ है? कर्नाटक में। तंबाकू में जो पदार्थ होता है वो होता है निकोटीन। क्या होता है? तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? निकोटीन। चाय में जो पदार्थ होता है वो होता है थीन दोस्तों। और कॉफी में जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो कैफीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैफीन दोस्तों। तो ये मैंने आपको तंबाकू, चाय और कॉफी से करवाया महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण है? तो प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण जो है वो कौन कौन से हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर वाला मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है पारायुक्त पानी पीने से। कौन सा पानी पीने से? पारायुक्त पानी पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो पारायुक्त पानी पीने से जो रोग होता है वो होता है मिनी माता रोग। कौन सा रोग होता है? मिनी माता। पारा की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? मिनी माता रोग हो जाएगा। अच्छा इटाई इटाई जो रोग होता है वो किसकी मात्रा अधिक होने से होता है? तो याद रखना कैंडमियम। कैंडमियम कैंडमियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इटाई इटाई, और पारा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो याद रखना मिनी माता रोग हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय जो है वो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है। भारत के पास एक भारत समय जोन है जिसका नाम है भारतीय मानक समय। अब जो ये भारतीय मानक समय है ये क्या पूछा गया? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले आप यह जान लो कि कौन से राज्य से गुजरती है। तो दोस्तों याद रखना 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है भारतीय मानक समय? तो 5 राज्य से गुजरती है। अब जब 5 राज्य से गुजरती है तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों 5 राज्य जो है आपका वो कौन कौन सा 5 राज्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा, और ओडिशा के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो देखो याद रखना जो भारतीय मानक समय है ये कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है दोस्तों? तो 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? बोलो तो जरा सा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम आएंगे मध्य प्रदेश में। भारत का
मध्य वाला राज्य है ये मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाएंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहां पर आ जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। और उसके बाद दोस्तों कहां आ जाएंगे हम लोग? तो छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएंगे ओडिशा में। कहां पर आ जाएंगे? ओडिशा में। और ओडिशा के बाद दोस्तों कहां पहुंच जाएंगे हम लोग? तो एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश में। कहां पहुंच जाएंगे? एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश से ही गुजरती है। और दोस्तों इसे बोलते हैं 82.1/2 डिग्री, या आप ये भी बोल सकते हो 82 डिग्री और 30 मिनट। एक पाई दे दोगे तो ये मिनट होगा, और यहीं पर अगर माना कि मैं इस तरह से लिखता 30 तो 2 पाई देता तो ये सेकंड हो जाता। तो 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को किसे कहते हैं? तो पूर्वी देशांतर। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय कहते हैं। और भारतीय मानक समय गुजरती है भारत के 5 राज्य से। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती? आप समझ ही गए होंगे कि हिमाचल प्रदेश से दोस्तों नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। अच्छा, मैंने अभी तुरंत बताया ना आपको कि एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से कौन से राज्य को जानते हैं? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से कौन से राज्य को जानते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? अर्थात जो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस 4 ऑप्शंस में 3 जो होंगी वो खरीफ फसल होंगे और एक खरीफ फसल नहीं होगा। तो याद रखना, जो ज्वार है, ज्वार जो है ये खरीफ फसल है। मक्का जो है ये भी खरीफ फसल है। अरहर भी है। तो कौन सा नहीं होगा? चना जो है वो खरीफ फसल नहीं है। अर्थात इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर वाला। अब देखो दोस्तों, खरीफ फसल के बारे में जान लिया। और रबी फसल दोस्तों कौन कौन सी है? तो रबी फसल सबसे पहले कौन सी फसल? शीतकालीन फसल है। अब कौन कौन सी फसल रबी फसल है? तो गेहूं याद रखना, जौ याद रखना, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू जो है ये रबी फसल है। अब खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल जो है वो ग्रीष्मकालीन फसल है। खरीफ फसल है। खरीफ में आपका आ जाएगा चना, आ जाएगा ज्वार, आ जाएगा बाजरा, आ जाएगा मक्का, आ जाएगा तिल, आ जाएगा मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन आ जाएगा। सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन जो करता है वो मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है दोस्तों? मध्य प्रदेश करता है, याद रखना। अब देखो जायद फसल दोस्तों अर्थात शीत और ग्रीष्म दोनों के मध्य में जो होता है वो जायद से, अभी आपको मिलेगा खीरा, मिलेगा ककड़ी, मिलेगा दोस्तों खीरा, ककड़ी, तरबूज हो जाएगा, भिंडी हो जाएगा, इत्यादि प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो सब जो होगी वो जायद फसल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। अगर कोई कहीं भी डाउट हो आपको तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछा करो, मैं आपका 100% डाउट को क्लियर करूंगा। अगला प्रश्न हमारा है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न दोस्तों है ये, कि सर्वोदय योजना को जो प्रस्तुत किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब जयप्रकाश नारायण को एक नाम से भी जानते हैं, इनका एक नाम है आप भी जानते होंगे, लोकनायक। इनको बोलते हैं लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। और इन्होंने ही एक योजना प्रस्तुत किया जिसका नाम हुआ सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था 1950 में दोस्तों। कब प्रस्तुत किया गया सर्वोदय योजना? तो 1950 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में कितनी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होती है? तो याद रखना, कृषि लागत और मूल्य लागत वर्ष में कितनी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होती है? तो 2 बार, खरीफ फसल में और रबी फसल में। याद रखना कितनी बार? 2 बार लागू होती है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो की गई थी वो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कि नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता था?
अर्थात दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नया नाम अब क्या हो गया है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते होंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। और कब हुई थी तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी दोस्तों कहाँ कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, तो याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। इसीलिए इसका नया नाम जो अब हो जाएगा वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा दोस्तों, ऐसा अनाउंस किया गया है। अब देखो ये रामगंगा नदी जो है ये निकलती कहां से है और यह गिरती कहां पर है, यह प्रश्न भी तो बनता हुआ नहीं कि मिलती कहां पर है। तो रामगंगा नदी जो है ये निकलती है उत्तराखंड के नैनीताल झील से। तो प्रश्न आता उद्गम कहां से इसका होगा, तो उद्गम जो इसका है वो कहां से है, तो याद रखना उत्तराखंड के नैनीताल झील से। कौन से झील से, नैनीताल झील के पास से यह निकलती है। और जो इसका मुहाना है वो कहाँ है, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका मुहाना जो है ये कहाँ है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। अब गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो कन्नौज में दोस्तों। कहाँ मिलती है, कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और कन्नौज से भी एक प्रश्न याद रखना कि कन्नौज को क्या बोलते हैं, तो खुशबुओं का शहर बोलते हैं। किसे बोलते हैं खुशबुओं का शहर, तो क्या बोलोगे आप, कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर दोस्तों। अच्छा दोस्तों गंगा में मिल जाती है ना, तो गंगा कहां से निकलती है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाब अल मंडब किसे जोड़ती है, बाब अल मंडब, तो याद रखना लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है बाब अल मंडब। अब जावा और हिंद महासागर को कौन जोड़ती है, तो सुंडा, याद रखना सुंडा जल डमरू मध्य जो है वो जावा और हिंद महासागर को जोड़ती है। अच्छा दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि। कौन दोस्तों, मलक्का, याद रखना मलक्का जल संधि जो है वो दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। अच्छा लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, तो ये आपको भी पता है कि स्वेज नहर। कौन जोड़ती है, स्वेज नहर, याद रखना। तो बाब अल मंडब जो है वो लाल सागर और अरब सागर के बीच है। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच सुंडा जलडमरू मध्य है। दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य मलक्का है। और लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य कौन है, तो सुएज नहर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर दोस्तों। किसके ऊपर स्थित है, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अच्छा ओजोन परत का काम क्या है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। और वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगा है वो किसके ऊपर है, तो अंटार्कटिका के ऊपर है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो प्रश्न है पुच्छल तारा या धूमकेतु की पूछ की दिशा सदैव किससे होती है, तो पुच्छल तारा दोस्तों याद रखना सूर्य से दूर होती है। किधर होती है, तो सूर्य से दूर होती है। अब प्रश्न बनता है पुच्छल तारा जो है आपका ये 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, याद रखना। अब देखो दोस्तों जो दिखाई दिया था अंतिम बार वो कब दिखाई दिया था, तो याद रखना अंतिम बार जो दिखाई दिया था वो 1986 में दिखाई दिया था। और अब जो दिखाई देगा वो 2062 या कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा 2061 में दिखाई देगा, याद रखना। तो दोस्तों याद रखना पुच्छल तारा जो है वह कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, 76 वर्षों के अंतराल पर। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि पुच्छल तारा की जानकारी हमें कब हुई थी, 1758 में हुई थी। कब हुई थी पुच्छल तारा की जानकारी दोस्तों, कब हुआ था पुच्छल तारा का खोज, 1758 में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली में है। एटना ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में है। फ्यूजियामा जो है ये जापान में है, ये भी सही है।
पोपा जो है ये कहाँ है, म्यांमार में है, ये भी सही है। और काकाटाओ ज्वालामुखी दोस्तों मलेशिया में नहीं है, काकाटाओ ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है काकाटाओ ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर है दोस्तों, इंडोनेशिया में। काकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। अब ज्वालामुखी से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो देखो, दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायु है। दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु। और ये किलायु ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है, तो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। और ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप पर स्थित है, लिपारी द्वीप पर, ये भी याद रखना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया देश भी है, महादेश भी है। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश और प्यासी भूमि का देश दोस्तों। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है जो हवाई में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजीएस डेल सलाडो है जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। और याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है ये माउंट कोटोपैक्सी या कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में है। देखो, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये ज्वालामुखी का इमेज आपको दिख रहा होगा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, जल वाष्प। याद रखना, सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट से, तो याद रखना जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है, जल वाष्प। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो क्रेटर कहते हैं। जो अंदर से तरल पदार्थ निकलता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो याद रखना मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा दोस्तों। ये भी याद रखना, क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूसोसको किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो याद रखना क्यूसोसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और ऑस्ट्रेलिया देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश किसे बोलते हैं, कंगारुओं का देश किसे बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। याद रखना, प्यासी भूमि का देश, प्यासी प्यासी भूमि भूमि का देश किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं अंध महाद्वीप। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्रियाओं से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील, मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है। भौगोलिक क्रिया से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है, तो मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है, तो बूलर झील है। कौन सी है, बूलर झील। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि भाई बूलर झील जो है ये कहां पर है, तो बूलर झील जो है ये कहां है, तो जहां पर नागिन झील है। कौन सा झील दोस्तों, नागिन झील। तो याद रखना, जहां नागिन झील कहां है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में है। कहां पर दोस्तों है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही शालीमार बाग है। याद रखना, जम्मू कश्मीर में एक बाग है, कौन सा बाग है, शालीमार बाग। और शालीमार कुछ और मत समझ लेना, शालीमार बाग का नाम है। शालीमार जी बाग है, और एक और बाग है जिसका नाम है निशांत बाग। निशांत बाग कहाँ है, तो ये भी याद रखना जम्मू कश्मीर में है। और फिर से एक और प्रश्न याद रखना कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और वहां पर एक हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा, तो अल शेख अल आलम शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर। डल झील किधर है, तो डल झील वही है जहां पर कौन सा झील है, नागिन झील। तो डल झील जो है ये कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जब अब देखो नागिन झील है तो नागिन झील है तो नागिन के साथ शेषनाग भी है दोस्तों। तो नागिन झील और शेषनाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अब देखो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, कौन सा झील है, लोकटक झील ना। तो लोकटक झील भी याद रखना, अगर पूछे कि लोकटक झील कहाँ पर है तो याद रखना मणिपुर में है।
कहां पर है दोस्तों? मणिपुर में। दोस्तों अब देखो, भीमताल झील कहां पर है? तो एक तो आप बता ही दोगे ना, भीमताल झील, फिर वही नागिन झील में चले जाना, आपको बार ध्यान हो ही जाता है। तो भीमताल झील जो है ये कहां पर है? चलो भाई बता देता हूँ, उत्तराखंड में है भीमताल झील दोस्तों। तो आपने कई सारे झील भी सीखे, एक हवाई अड्डा भी सीखा, शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखो हमारा प्रश्न है कि भारत में तांबा का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? तांबा का उत्पादन वही राज्य करता है जो सोयाबीन का उत्पादन करता है। अब आंसर आपको पता हो गया होगा ना, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? बोलो कमेंट बॉक्स में। आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अच्छा, तांबा में भारत में ना, राज्य में। अब विश्व में अगर पूछ दे तो विश्व में याद रखना चिली। चिली, अब चिली सॉस मत सोच, चिली एक देश है जिसकी राजधानी है सैंटियागो। तो वर्ल्ड में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन जो करता है वो चिली करता है, और भारत में करता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश दोस्तों, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, डायना। अब डायना नहीं, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। एक और सीख लो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो, कूनो राष्ट्रीय, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। अच्छा दोस्तों, झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहीं बेतला कहीं बेतवा मिल जाएगा तो एग्जाम में टिक कर लेना। बेतला राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, कर्नाटक के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताता हूं, कुद्रेमुख। कितना बार पूछा गया है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो याद रखना कर्नाटक में है। और राजस्थान में याद रखना डेजर्ट। डेजर्ट अनुसेंट पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा मरुस्थलीय। कौन सा? तो मरुस्थलीय, डेजर्ट को ही मरुस्थल बोलते हैं। तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों। कौन सा है? राजस्थान। अब हमारा देखो, मध्य प्रदेश जो आपका है वो तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ना। तो राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब देखो, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। लोक रंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर जो है ये शिप्रा नदी के किनारे है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ बना है? इंदौर में बना है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और चंबल से याद रखना राजस्थान का कोटा शहर। राजस्थान का कोटा शहर जो है वो चंबल की नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड, और नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश का वो अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप कौन से नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। कितना बार पूछा गया है? सांची का स्तूप किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। और बनवाया था किसने? तो मौर्य शासक। याद रखना, मौर्य शासक। मौर्य शासक कौन थे? तो अशोक थे। किसने बनाया था? मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। अब देखो दोस्तों, भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, जहां पर प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण दिए मिले हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और ऑप्शन में क्या बोला है? कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, और भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो देखो दोस्तों, ऐसा समझते हैं जैसे कि ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्लोब है। ये दोस्तों हमारा क्या है? तो ग्लोब। ऐसे गोल कर लेते दोस्तों, राउंड कर लेते इसको सही से एक बार दोस्तों। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको कि ये हमारा, देखो क्या हो गया, सॉरी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देखते हैं फिर से, सॉरी इसके लिए। अब देखो दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है। ये क्या है दोस्तों? हमारा ये ग्लोब है। और ग्लोब पे देखो भारत कहाँ पर है, अगर ये जान लोगे, ग्लोब में अगर भारत कहाँ है अगर ये जान लोगे तो समझ जाओगे कि कन्याकुमारी जो है ये ऑप्शन में किसके तरफ है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका है ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है ये? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा क्या करती है? तो विश्व को, ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे में क्या आ जाएगा? तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 23.1/2 डिग्री जो है नॉर्थ में ये कर्क रेखा है।
और इसके नीचे जो आपका है वही सेम टू सेम 23.1/2 डिग्री, ये आपका मकर रेखा, ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा, इस साउथ में है। तो 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और भारत जो हमारा प्यारा भारत है वो यहाँ पर है। तो याद रखना, भारत जो आपका है वो अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तर में है और देशांतर के अकॉर्डिंग किधर है, पूरब में है। तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत यहाँ पर है तो क्या बोला ऑप्शन में, कर्क रेखा के उत्तर में। देखो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, कर्क रेखा जो आपका है वो भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। अब देखो तो क्या बोला, कन्याकुमारी जो है वो मैप में यहाँ पर है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी यहाँ पर तमिलनाडु में है। अब क्या बोला है, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में तो इधर आ जाएगा, दक्षिण में अगर होता तो सही ठीक कर लेते, हम लोग गलत हो गया। अब देखो भूमध्य रेखा के दक्षिण में, यही विषुवत रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा का दक्षिण तो इधर हो जाएगा मकर रेखा की तरफ, तो ये विकल्प भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। अब देखो मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा यहाँ पर है तो मकर रेखा के दक्षिण तो नीचे जाएंगे ना, और भारत ऊपर में है तो ये वाला विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में बोला है ना, यही ना भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में दोस्तों है कन्याकुमारी, याद रखना। तो कन्याकुमारी दोस्तों आपको दिख गया होगा कि कहां पर है कन्याकुमारी। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे समझते हैं इसको। देखो कन्याकुमारी जो आपका है वो तमिलनाडु राज्य में है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का मुख्य भूमि का, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। और अगर पूछे कि दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सी है तो बोलना इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कहां पर है तो अंडमान निकोबार में है। कहां पर है, अंडमान निकोबार में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है। तो सांगला घाटी जो स्थित है वो याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, बी हो जाएगा। टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर विकल्प बी कर लेना और यहाँ पर सी कर लेना। तो दोस्तों याद रखना सांगला घाटी कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी है। और जम्मू कश्मीर से तुरंत आपको फट से याद आ गया होगा ना, नागिन झील बोला था ना मैंने, और नागिन से फिर से एक और आ गया होगा, अरे भाई साहब जब नागिन है तो शेषनाग भी यहीं पर है। शेषनाग झील कहाँ है, तो क्या बोलोगे, जम्मू कश्मीर में है। और दो महत्वपूर्ण आपका डल झील और एक और झील याद रखना बुलर झील, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में याद रखना ग्रेट, बहुत ही कई बार पूछा, ग्रेट हिमालयन हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे आप, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में है राजा जी, कौन सा दोस्तों, तो राजा जी क्या, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और सिक्किम में याद रखना, सिक्किम में है लोनक झील। कौन सा झील, लोनक। अब बोलो सर आप गलत बोल रहे हैं, अरे आप सोच रहे हो लोकटक, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पर लोनक। अगर लोकटक पूछूं तो लोकटक तो आपको ही पता है दोस्तों, लोकटक कहाँ है, टाइपिंग कुछ तो मिस्टेक हो गया। लोकटक, लोकटक कहाँ पर है, लोकटक दोस्तों कहाँ पर है, तो आप बताओ लोकटक कहाँ पर है। लोनक कहाँ है, सिक्किम में है। लोनक कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है, तो दीफू दर्रा को। कौन से दर्रा को, दीफू दर्रा को, याद रखना। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों दर्रा मेरे प्यारे दोस्तों कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू, बोमडिला और यांग्याप कहां है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य। और सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो क्षेत्रफल में है दोस्तों, इसमें है क्षेत्रफल में, याद रखना। नाथुला दर्रा कहां पर है, तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। और मैंने बताया था ना सिक्किम में एक झील आपको कि लोनक झील, और लोकटक झील मणिपुर में है, याद रखना। लोनक झील अगर पूछे तो सिक्किम, और लोकटक झील पूछे तो क्या बोलोगे आप, मणिपुर बोलोगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना क्या है। अब विकल्प देखते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दोस्तों सही है।
पहला विकल्प सही है। दूसरा देखो, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये भी सही है। और तीसरा, अवसर की समानता, ये भी सही है। तो तीनों सत्य है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? अब दोस्तों हम ये भी बोल सकते थे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, तो ऐसा गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि 7वीं अनुसूची में 3 सूची आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में दोस्तों दंड प्रक्रिया शामिल है, कारागार, पुलिस और लोक व्यवस्था जो आपका है, ये तीनों जो है ये राज्य सूची में शामिल है। याद रखना, कारागार, पुलिस और लोक व्यवस्था की सूची में है, राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया हो गया, फिर से आपका जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण हो गया, आपका शिक्षा हो गया दोस्तों, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है, याद रखना। अब देखो देखो, तो मैंने क्या बोला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुसूची 1 में क्या है, मैंने क्या बोला कि अनुसूची 1 में दोस्तों क्या है? तो अनुसूची में दोस्तों भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, गठन, प्रवेश इत्यादि है। दो में क्या है? दो अक्षर का दो है ना, तो दो अक्षर का होता है पैसा, दो अक्षर का होता है पैसा, तो वेतन भत्ता, याद रखना, वेतन भत्ता। वेतन भत्ता दोस्तों किस अनुसूची में? दूसरी में है। अब तीसरा अगर पूछे तीसरी अनुसूची में क्या है, तो 3 अक्षर का होता है शपथ, पदाधिकारियों का शपथ, ये किस अनुसूची में है? 3 में है। अगर दोस्तों 4 में पूछ दे आपसे कि चौथी में क्या है, तो बांट दो, दो दो करके। तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन जो है वो चतुर्थ अनुसूची में। किसका आवंटन? तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो क्या बोलोगे? चौथी अनुसूची में। अच्छा, आप एक प्रश्न बता दो कि 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? बताना आपको यह है कि 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। प्रश्न अगला हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध अर्थात फाइनेंशियल रिलेशन का विवरण प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो भारतीय संविधान का 12वां भाग दोस्तों। कौन सा भाग? 12वां भाग। अब भाग आपको 9 भी तो दिख रहा है ना, तो 9 में है पंचायत। पंचायत का वर्णन जो है वो किसमें है? तो पंचायत का वर्णन जो किया गया है वो भाग 9 में किया गया है। और एक भाग 9 का क भी है, तो 9 के क में जो किया गया है वो नगर पालिका का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? नगर पालिका का। अच्छा, 10 में किसका वर्णन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और 8 में दोस्तों क्या है? भाग 8 में क्या है? तो इसका भी जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। इस 2 प्रश्नों का जवाब देना है आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राम सुतार को किया गया। इनका पूरा नाम है राममंजी सुतार। और राममंजी सुतार ने गुजरात में स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसका डिजाइन किया था। देखो, राममंजी सुतार को पद्मश्री 1999 में दिया गया और पद्म भूषण जो दिया गया 2016 में दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों कि 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था, ये भी याद रखना। और ये संबंधित किससे है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्य के बीच विवाद। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र और इसके बीच तो राज्य के बीच जो विवाद है, इस विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग हुआ करता है? तो 131 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 131 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया क्या है? तो डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है और
राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से है, तो मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो 29वां प्रश्न जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन है सी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड है दोस्तों। और ये जो एस्कर्बिक एसिड है इससे एक रोग भी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, तो याद रखना रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, तो जो आप लोग बड़ा प्रयोग करते हो रतौंधी, रतौंधी जो हो जाएगा वो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। विटामिन बी या विटामिन बी 1 का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो थायमीन है। और इससे जो रोग होता है उसे बोलते हैं बेरी बेरी। कौन सा दोस्तों, बेबी बेबी नहीं, बेरी बेरी। कौन सा, बेरी बेरी। और के का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कि जो है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जैसे दोस्तों क्या, तो याद, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा कट गया, अब यहाँ पे दोस्तों कट गया तो ये क्या करेगा, अगर के विटामिन रक्त का थक्का बनाएगा, यार रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन है, की। दोस्तों यह हमारा बिहार पुलिस के 30 प्रश्नों का सीरीज आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।